नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी पीएम आवास की। विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर जमकर घमासान देखने को मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान पीएम आवास योजना का मुद्दा बड़े जोर शोर से गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा आमने सामने आ गए। भूपेश बघेल ने सरकार से ईयर वाइज पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की जानकारी मांगी। इसके जवाब में पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने वर्ष 2016 से लेकर 25 तक की जानकारी वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तुत की, जैसा कि डेटा मांगा गया। लेकिन इस जानकारी से असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगा दिया कि सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यों को नजरअंदाज किया है और अधूरी जानकारी प्रस्तुत की है। बघेल ने आगे यह भी कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 लाख आवास दिए गए, लेकिन इसमें उनकी सरकार के दौरान किए गए कार्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके जवाब में पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास बनाए गए। इनमें 16 राज्यों को इस योजना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस पर बघेल ने आगे सवाल किया। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जो मकान 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग आवंटित किए गए थे, वही काम छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं हो पाया, जबकि बाकी 16 राज्य पूरे कर गए थे। अब इसको लेकर बघेल ने सवाल किया कि सरकार को जानकारी दी है सरकार ने कि अब तक 11 लाख आवास बनाए जा चुके हैं, तो आगे 18 लाख और मकान बनाए जाएंगे या केवल बचे हुए मकान ही बनेंगे। अब इस पर विजय शर्मा ने यह कहा कि 11 लाख बने हुए आवासों से अलग 18 लाख नए आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पिछली सरकार ने आवास से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने 6,99,000 आवास दिए हैं। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि आपके आंकड़े कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भी काम हुए। बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घालमेल कर रहे हैं और वास्तविकता को छुपाने का प्रयास हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया गया। खैर, समय वैसे भी समाप्त हो चला था। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास देने की घोषणा की गई और अब 11 लाख के अलावा 18 लाख और आवास देने की बात सरकार ने आज सदन में कही है। इधर कांग्रेस का यह कहना है कि 7 लाख आवास के लिए पहली किश्त राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार के समय में जारी की थी। सवाल यह है कि कांग्रेस 5 साल में आवास क्यों नहीं दे सकी, चुनावी वर्ष में ही पहली किश्त क्यों जारी की गई, और अब गरीबों को नए 18 लाख आवास कब तक मिलेंगे, दे पाना भी संभव है। आज की चर्चा इसी पे होगी। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। भाई वो प्रवचन ही दे रहे थे, मैं पूछ कुछ रहा था। मैंने कहा ये आंकड़े में अंतर क्यों है, उसका उत्तर नहीं दे रहे थे। मैंने कहा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो फिर आंकड़े आपने दिए वो क्या है, उसका भी उत्तर नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कहा आवास योजना कितने हैं, आवास प्लस में कितना है, आवास प्लस में कितना है, वो भी उत्तर नहीं दे रहे थे। प्रवचन ही नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, वो उत्तर उनके पास था नहीं। अब वो बोल दिए कि वित्तीय वर्ष और जो वार्षिक कैलेंडर है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी अंतर क्यों आना चाहिए। अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 13,000 और 1,65,000 में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमने आग्रह किया कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं आपके विभाग के द्वारा दिया गया है, तीनों आंकड़े में सही कौन है, मंत्री जी अभी बता दें। क्यों नहीं जानना चाहिए जनता को। तो ये भारी गड़बड़ी है, इनको आवाज देना नहीं है, केवल राजनीति करना है। एक प्रश्न ये है, और वो मैं आपके सामने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जो अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं, उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी, और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। और उसके बाद अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो 2,25,000 आवास इन महीनों में बनाकर तैयार किए गए, जिसके पूरे आंकड़े। तो इस तरीके से लगभग 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, और विगत 5 वर्षों में 3 लाख लगभग आवास बनाए गए। अब मैं इसमें आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि ये सूची जिसको मैंने बार बार दिखाया है सबको, ये वो सूची है जिसको देखकर पूरा दृश्य समझ में आता है कि केंद्र की सरकार के द्वारा 17 राज्यों को 32,50,000 आवास दिए गए, उसमें से 16 राज्यों को
2011 की सर्वे सूची अर्थात परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर कोई आवाज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भैया भारी कंफ्यूजन है कि किसके आंकड़े सही हैं, किसके आंकड़े गलत है, कौन से आंकड़े तार्किक है और कौन से अतार्किक है। तमाम सवालों के आज जवाब लेंगे। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं, अनिल चौहान कांग्रेस से, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, बहुत ही दिलचस्प सी स्थिति आज देखने को मिली पीएम आवास को लेकर। ये आंकड़े मैं कागजों में लिखकर, सिस्टम पे देखकर, और ये जो अलग अलग बयान आ रहा है, मैं खुद ही कंफ्यूज चल रहा हूं। भूपेश बघेल जी तो कंफ्यूज है ही शायद, और मुझे ऐसा लग रहा है विजय शर्मा जी भी कंफ्यूज हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग आंकड़े क्यों आए। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि पुन्नूलाल जी को अलग आंकड़े बताए गए, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े अलग है, और आज जो विधानसभा में आंकड़े बताए गए वो तीनों इतने अलग कैसे हो सकते हैं? यही सवाल आई थिंक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी पूछ रहे थे। देखिए सर, आपको और आपके दर्शकों को और मैं मीडिया प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भूपेश बघेल जी हमेशा राजनीति करते हैं गरीबों पर। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति का अड्डा बना के रखती है। प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो या जो भी योजनाएं हो, कांग्रेस ने कभी काम तो नहीं किया। सिर्फ इनको आंकड़ेबाजी और बहसबाजी को छोड़कर और कुछ काम नहीं आता। आज अगर प्रधानमंत्री आवास मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाइयों को मिल रहा है, और आज अगर 2 साल के 1.5 साल के कार्यकाल में अगर 3 लाख के आसपास अगर प्रधानमंत्री आवास विष्णुदेव साय की सरकार ने बना दिया है, 2,25,000 उस पे भी राजनीति करने से भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी बाज नहीं आ रही है। आज जाकर देखिए, गरीबों के चेहरे चमक रहे, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। दिनेश जी, भूपेश बघेल जी तो ये मान रहे हैं ना कि आपकी सरकार में 2,25,000 पीएम आवास बने हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि जो जवाब आपने दिए हैं वर्षवार, उन आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। दिनेश जी, भूपेश बघेल जी तो ये मान रहे हैं कि शायद सरकार में 2,25,000 आवास बने, उन्होंने उसको लेकर आपत्ति नहीं जताई। वो ये कह रहे हैं कि उससे पहले का जो कार्यकाल था कांग्रेस का, या उससे पहले रमन सरकार का जो कार्यकाल था, उनके जो आंकड़े थे उनमें अंतर क्यों है? देखिए, आंकड़ों की छेड़खानी करना हमेशा कांग्रेस की कुरीतियां रही है। आज भूपेश बघेल जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2,25,000 पीएम आवास विष्णुदेव साय जी की सरकार में बने। ये हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम ये भी सदन में बता रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रधानमंत्री आवास अगर कोई बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। निश्चित रूप से। दिनेश जी, और उसके अलावा एक मिनट अभिषेक जी, मैं आपकी बातों को लाना चाहूंगा। उसके अलावा सदन में बताया गया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी हम अलग से प्रधानमंत्री आवास ला रहे हैं। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास की सूची में छूट चुके हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। इस हिसाब से आप देखेंगे कि संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि हम उस मुद्दे पर रहे। मेरा सीधा एकदम मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अब आपसे सीधे ही पूछ रहा हूं कि जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि एक तरफ बताया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में कि 0 मकान बने, और अगले साल मेरे ख्याल से शायद 2021 में बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण में कि 6 मकान बने। वही पुन्नूलाल जी ने जब पूछा तो बताया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण, पुन्नूलाल जी को बताया गया कि 13,000 आवास बने। जब भूपेश बघेल जी ने अब आज जब डेटा उनके पास जो पहुंचा, जो विधानसभा में जारी करते, उसमें बताया गया कि अच्छा 2022 में जो थे 1 लाख के लगभग मकान बने, और 23 में भी कुछ इतनी मकान बने। तो इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? सवाल मेरा सिर्फ इतना सही है, क्योंकि आरोप भूपेश बघेल जी ये लगा रहे हैं कि जानबूझ के कांग्रेस सरकार में जो आवास बने थे उन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हुई है। ये आरोप कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है। देखिए अभिषेक जी, आपको पता है टीएस सिंहदेव ने क्या बोल के इस्तीफा दिया था अपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से? ये हम नहीं बोले थे, टीएस सिंहदेव ने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। उसी दिन सिद्ध हो चुका था कि ये गरीब हितैषी नहीं है, और हमने इस्तीफा नहीं दिया। और आज भी हम बोल रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में 1.5 साल के अल्प कार्यकाल में अगर प्रधानमंत्री आवास 3 लाख के आसपास बने हैं तो हमारे लिए और गरीबों के लिए बहुत गर्व की बात है। और आपका एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, टीएस सिंहदेव का इस्तीफा इस कांग्रेस सरकार और उनके ऊपर मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, जिसको टीएस बाबा ने अपनी सरकार में मंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके भूपेश बघेल को बता दिया था। और भूपेश बघेल जी खाली
आंकड़ों को गुमराह करके राजनीति करने से बाहर आ जाए। मैं दिनेश जी, अब विधानसभा में झूठ तो नहीं बोल सकते ना, कार्रवाई हो जाएगी। चलिए ठीक है। अनिल चौहान जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी देखिए, चलिए आज विजय शर्मा जी ने ये तो माना कि बघेल सरकार में 3 लाख मकान तो बने हैं। अगर उन्होंने मीडिया में एडमिट किया कि बघेल सरकार में, उन्होंने कहा, उनके शब्द यही थे कि 8 लाख के लगभग मकान रमन सरकार और साय सरकार में बने और बाकी के शेष मकान जो है कांग्रेस की सरकार में बने हैं। तो अगर बाकी का हटा दिया जाए तो लगभग 3 लाख मकान जो है आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में बनाए। लेकिन ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीजेपी सरकार की तुलना में कांग्रेस सरकार ने उतने तेजी से काम नहीं किया आवास बनवाने में, पीएम आवास के। अभिषेक जी, आपको, साथी पैनलिस्टों को और अनादि टीवी के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने कुछ आंकड़ों के दावे अलग अलग आए। मेरा कहना ये, देखिए, दिनेश अग्रवाल जी से जब आप सवाल पूछते हैं तो वो टीएस सिंहदेव, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, पता नहीं क्या क्या ऐसे सुनाने लगते हैं स्कूल के। जो सीधा सवाल है, सीधा जवाब है साहब। मैं जो भूपेश बघेल जी ने कहा, धैर्य रखिए। दिनेश जी आपके पास आऊंगा मैं वापस। अभी आपको पूरा समय मिला था, अनिल जी को बोलने दीजिए अभी 5-6 मिनट आप ही बोल रहे थे। दिनेश जी, समय वैसे बहुत सीमित है, मुद्दा आप शुरू हो गए। ठीक है, आप लोग बहस मत कीजिए। दिनेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। वही करेंगे, हम तो चुप बैठे हैं। ठीक है। दिनेश जी, आपने अपनी बात रख ली, अब आप जवाब सुन लीजिए। अनिल जी आप बोलिए। देखिए, 6-7 मिनट तक दिनेश अग्रवाल जी को मैंने सुना और 6-7 सेकंड में इनका धैर्य टूट गया क्योंकि सच सामने आ रहा था। देखिए, एक सीधा सा सवाल है, शुरू हो गए मुद्दे पे रहते हैं, ये पर्सनल कमेंट्स कोई मतलब अकेले भाषण दे लीजिएगा, आप पार्टी के आदमी हैं तो, और किसी को मत बोलने दीजिएगा। अरे सर प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो सवाल आपका था वही मेरा है कि आर्थिक सर्वेक्षण, पुन्नू लाल मोहले जी की जानकारी और भूपेश बघेल जी को जो जानकारी दी गई, विधानसभा सर्वोच्च सदन है लोकसभा का, इसका लोकतंत्र का, ये विरोधाभासी आंकड़े सरकार के क्यों? इतनी सी बात है जिसको ना विजय शर्मा जी बताना चाहते हैं ना दिनेश अग्रवाल जी। साहब, हम किसको सही माने, यही तो जानना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता किसको सही माने, इतना सा तो सवाल है हमारा कि आप ही अलग अलग बात जब करेंगे तो कौन सी बात सही है, कैसे मानी जाए? तो आप कभी टीएस सिंहदेव चले जाओगे, कभी इंदिरा गांधी, तो ये सार्थक हल नहीं है। दूसरी बात अभिषेक जी, 2020-21 के कोविड जैसी महामारी के बाद भी सरकार खुद मान रही है, विजय शर्मा जी, कि 3 लाख आवास बने, जबकि वो 7 लाख आवासों की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी पहली किस्त भी जारी हो चुकी थी। इतनी बड़ी महामारी के बाद भी छत्तीसगढ़ के किसानों की कर्ज माफी के बाद भी विधानसभा में ये कह रहे थे कि दूसरे राज्यों में तो कोविड के समय में भी काम हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। उसके इतर के साल में जी 21-22 में छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड भी मिला है, 22 में बेहतरीन काम के लिए केंद्र की सरकार ने दिया है, और 6 लाख आवास भी स्वीकृत किए हैं, वो भी आंकड़े हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं, केंद्र की सरकार ने अवार्ड दिया। तो देखिए, विजय शर्मा जी जिस तरह से विधानसभा में गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां सदन को दे रहे हैं, वो बहुत अफसोसजनक है। चाहे पूर्व विधायक का निधन हो, उसकी सूचना ना आनी हो, चाहे आप देख लीजिए कि सत्ताधारी दल के विधायक भी जब सवाल पूछते हैं किस तरह से झूठ परोसा जाता है, वो असंतुष्ट रहते हैं। विपक्ष के भी विधायक असंतुष्ट रहते हैं। विधानसभा के अंदर तो झूठ खैर नहीं बोल पाएंगे, आज वो दावाडोल स्थिति इसलिए शायद देखने को मिली। लेकिन अनिल चौहान जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर पीएम आवास योजना को लेकर आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था तो आपको सीएम आवास योजना लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और उसका भी जिक्र किया है कि 47,000 कुछ मकानों का आवंटन जो है हुआ है आपकी सरकार में। देखिए अभिषेक जी, झूठ जब भ्रम फैलाने की कोशिश हो तो भी एक तरह का झूठ है, और वही कोशिश सरकार कर रही है सदन में, तो मैं उसको झूठ की ही श्रेणी में मानता हूं। दूसरी बात देखिए, जब लगातार यहां आवास योजना आई, हम लोगों ने बैंकों से लोन के लिए अप्लाई किया, जो राज्य सरकार का फंड होता था। एक तो 75-25 के रेशियो को केंद्र की सरकार ने 60-40 कर दिया। सर वो अर्बन का है, ये तो ग्रामीण की बात हो रही है ना। ग्रामीण में तो 10% राज्य का है और 90% केंद्र का है। अभिषेक जी, कहीं का भी आवास बना लीजिए, 40% से कम राज्य सरकार का उसमें अंश नहीं है। ये अभी बदलाव हुआ है, तब नहीं हुआ था जब आपका कार्यकाल था। बिल्कुल हुआ था, उस समय भी बदलाव हो गया था। इसीलिए उस समय आपको याद होगा, भूपेश बघेल जी ने एक सवाल उठाया था कि नाम प्रधानमंत्री आवास योजना और 40% आप हमसे ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? ये सवाल भी उठा था, सारे मुख्यमंत्रियों, बहुत से मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाया था। दूसरी बात देखिए, जब हमको बैंकों से लोन देने में और बाकी फॉर्मेलिटीज में केंद्र की सरकार जानबूझकर विलंब कर रही थी और उससे आवास योजना प्रभावित हो रही थी,
छत्तीसगढ़ के लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा था, तो मजबूरी में राज्य की सरकार को इस विरोधाभास, इस असहयोग के कारण मुख्यमंत्री आवास योजना लानी पड़ी और उसके बाद हम उस पर काम चालू एक और किए। सवाल खड़ा कर देता है कि अगर राज्य को लोन नहीं मिल रहा था आवास बनाने के लिए, तो आपने पूरा ही भार अपने ऊपर ले लिया और 47,000 मकान बना डाले। That argument is itself is questionable। खैर, बहुत देर से के शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं जी। मैं इस विषय को क्लियर करूंगा, अभी हम लोग हमारे वरिष्ठ नहीं जी, आप जल्दी से बोलिए, मैं फिर के शर्मा जी के पास आता हूं। मैं सिर्फ एक विषय उठा रहा हूं कि देखिए, किसी भी योजना में बैंकों से हमको अंशदान के लिए बैंकों से सहयोग लेना होता है, केंद्र सरकार उसमें गारंटी देती है। अगर केंद्र सरकार असहयोग पर उतर आए, सौतेले व्यवहार पर उतर आए, तो राज्य सरकार के पास विकल्प ही क्या बचा है? एक ही विकल्प बचा है कि जनहित की योजना को चलाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। तो जब हम अपना अंशदान दे ही नहीं पा रहे थे, टेक्निकल रूप से हमको रोका जा रहा था, तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था इसके अलावा कि जनहित की एक योजना को चलाना है। तो जो अंशदान लगे, 40% दे रहे हैं साहब, और 60% देंगे, कम मात्रा में बनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास नहीं रुकने देंगे। ठीक है, के शर्मा जी क्या कहेंगे? आज जो विधानसभा में जिस तरह की बहस देखने को मिली और अभी भी जो चर्चा हो रही है उसको लेकर, देखिए, आप चुनाव में बाहर झूठ बोल सकते हैं, आप प्रेस में झूठ बोल सकते हैं, विधानसभा में आप बोल नहीं सकते। और वहां पे जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो साय सरकार को लेकर हो, रमन सरकार को लेकर हो, या बघेल सरकार को लेकर हो। आपका क्या तर्क है इसमें? देखिए अभिषेक जी, आज जो प्रश्नकाल के अंतिम समय में ये बातें आई, वो राजनीतिक जवाब भी देना एक मजबूरी कह सकते हैं कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की ओर से। भूपेश बघेल का ये महत्वपूर्ण बात था कि उनके कार्यकाल में भी आवास बने हैं, जैसे 6 लाख बने, और उसके बाद का जो जोड़ के आए तो 2024 तक पूरा करके वो कह रहे हैं कि 7 लाख आवास उनके कार्यकाल में बने। लेकिन ये भी सही है, जो आवास के पैसा जो वापस गया राज्यांश न मिलने के कारण, ये भी सब जानते हैं। जब वापस चले गया तो राजनीति इतनी ऊपर हावी हो गई। उस समय भूपेश बघेल का एक बयान भी आपको ध्यान में होगा कि ये पीएम के नाम पर है, प्रधानमंत्री के नाम पर है, इसको 90-10 का रेशियो होना चाहिए, और 60-40 का जो रेशियो, 40% जो है राज्य का हिस्सा होता है, राज्यांश होता है। तो उसको लेकर के राजनीति चली, और अंतिम चरण में एक राजनीति का एक बड़ा विषय बन चुका था ये विधानसभा चुनाव के आते आते। इसके चलते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना लानी पड़ी, क्योंकि केंद्र के पैसा मिला नहीं था। इसलिए 40,000 मुख्यमंत्री आवास के लिए 47,090 आवास की स्वीकृति देते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम, इस योजना को भी जो राज्य सरकार, अभी जो शायद सरकार है, उसने इस योजना के लिए स्वीकृति को भी आगे बढ़ाया कहा जा सकता है। और एक क्लियर है कि जो 7 लाख आवास बने उसकी बात करें, या भाजपा शासनकाल में अभी जो स्वीकृति हुई, ये भी सही है। और तीसरी चीज जो 17 राज्यों की बात कह रहे हैं, 32 लाख आवास स्वीकृति, ये भी सही है। बात यहाँ पे सिर्फ यही है, अंतर की बात जो आ रही है, जो वित्तीय वर्ष के जवाब दिया जाता है विधानसभा में, जो पुन्नूलाल मोहल्ले को दिया गया, लेकिन भूपेश बघेल जो जनवरी से दिसंबर वर्षवार जो जानकारी मांगे थे, इसको लेकर विजय बघेल का कहना है कि इसमें हमको महीने के आधार पर बांट के निकालना पड़ा, इसलिए अंतर आया। लेकिन भूपेश बघेल का यह भी तर्क आपको समझना होगा कि आप कैसे भी निकालेंगे, आप दिसंबर तक निकालिए तो 3 महीने ही बचते हैं, फिर वो 3 महीने दूसरे में आएंगे। लेकिन 2016 से लेकर 2024 तक के शर्मा जी, मैं यही चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण भी वित्तीय वर्ष के आधार पर ही होगा ना, मार्च टू मार्च ही होगा। अगर भूपेश बघेल जी भी वित्तीय वर्ष वार्षिक दर के हिसाब से अगर आंकड़े मांग रहे हैं 2016 से लेकर 24 तक, तो वो भी मार्च से लेकर मार्च तक ही होगा या जनवरी से दिसंबर तक होगा? ये मुझे कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है। अब एक लाइन कहूंगा इसमें आपको अभिषेक जी, इसमें ये बात आई कि विजय शर्मा ने ये कहा कि हम कैलेंडर वर्ष के आधार पे जानकारी देने में हमको समय लगा और ये सब आंकड़े निकालने पड़े करके। लेकिन भूपेश बघेल ने दोबारा इस पर कहा कि विधानसभा में सवाल जो होता है वो वित्तीय वर्ष के आधार पर होता है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन दोनों के बीच नजर आया है, कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष। जबकि वित्तीय वर्ष के आधार पर ही जानकारी देते तो दोनों समानता सामने आ जाए। इसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव दिसंबर में होते हैं, सरकार बदल जाती है, वो 3 महीने भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद उसको कंसीडर किया जा रहा है कि चलो वहां थोड़ी राजनीति कर लेते हैं। चलिए, दिनेश अग्रवाल जी क्या कहेंगे? हुई है जी, राजनीति तो खैर जबरदस्त देखने को मिली है इस मामले को लेकर। दिनेश जी क्या कहेंगे? अभी के शर्मा जी ने जो बात कही कि जो भी बातें कही गई है सही है, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस सरकार में भी आवास बने थे और आंकड़ों को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जवाब निकलकर नहीं आ रहा है। देखिए, आज अगर हम कोई योजना लाते हैं जी, तो साल भर के लिए बनती है।
रमन सिंह जी की सरकार में ये कार्य स्वीकृत हुए थे। उसके बाद में हमारी सरकार चेंज हो गई थी, लेकिन हमने पैसा देके चला गया था। दूसरा, के जी ने बहुत अच्छी बात बोली है और आपको मैं फिर स्पष्ट कहना चाहूंगा, वित्तीय वर्ष और कैलेंडर वर्ष में अंतर आता है, वही अंतर आपको सदन में देखने मिला। तीसरा चीज, भूपेश बघेल जी से एक चीज और कांग्रेस प्रवक्ता से एक ही चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 5 लाख पीएम आवास के पैसे ये क्यों वापस कर दिए। ये पैसे केंद्र की सरकार देती है, राज्य का 40% लाभांश होता है, उसको तो दे नहीं पाए। ये पूरा का पूरा सीएम आवास के नाम से बेवकूफ बना के इस प्रदेश की जनता को क्या पूरा पैसा देने ही चाहते थे क्या? ये पूरी बकवास की राजनीति और राजनीतिक का अड्डा बना दिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं ये कांग्रेस पार्टी। और आप बड़ा बात देख रहे हैं कि दिनेश जी, एक चीज चाहता हूं आप क्लियर करें। आज जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट की बात हो रही थी, 2011 के सर्वे के मुताबिक कुछ 18 लाख मकान थे। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक जो उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम के मुताबिक उन्होंने कहा कि 11.5 लाख से अधिक मकान जो है बन चुके हैं, मतलब बचा कुछ 6.5 लाख के समथिंग कुछ मकान अभी भी बनना बाकी है। लेकिन वही सवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या अब बचे हुए 6.5 लाख मकान बनेंगे, या फिर आपने जो अपनी सरकार बनने के बाद जो 18 लाख मकान स्वीकृत करने की बात कही है, ये किसकी बात हो रही है? ये कौन से आंकड़े हैं? क्या इस 18 लाख में 6.5 लाख में इंक्लूडेड है, या इस 18.5 लाख के अलावा ये 6.5 लाख भी बनाएंगे, यानी कि 24 लाख मकान? कुछ है 30 लाख आप बोल रहे थे सदन में विजय शर्मा जी, तो मुझे वो क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है। ये 6.5 और वो 18 ये अलग अलग है। दिनेश जी, मैं आपको आपके चैनल में बहुत ही विनम्रता से के साथ बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। अभी हमने सबने देखा है कि नक्सल प्रभावितों के लिए भी हम एक योजना लाए हैं। दूसरा, हमने स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जिनको पीएम आवास की सूची में नहीं है उनको भी पीएम आवास देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि हमारा एक ही सपना है, मोदी जी का एक ही सपना है। दिनेश जी, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं। आप गरीबों को, नक्सली क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आप आवंटित कीजिए मकान, लेकिन जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए विधानसभा में वही रख रहा हूं आपके सामने। 8,369 करोड़ रुपए 2024-25 का जो पिछले साल का आपका सहाय सरकार का बजट था वो प्रस्तावित था आवास के लिए, जिसमें से 5,142 करोड़ खर्च हुए। अब आपने एक बड़ा सा लक्ष्य रखा है जिसके लिए आपने 8,500 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा है सिर्फ पीएम आवास के लिए। आप अपने पिछले ही जो प्रस्तावित बजट था 8,369 करोड़, उसमें से सिर्फ 5,142 खर्च कर पाए। अब आप 8,500 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा कि आप खर्च कर नहीं रहे हैं, जो प्रस्तावित बजट है वही नहीं खर्च हो रहा है, तो आप इतने सारे मकान बनाएंगे कैसे? अभिषेक जी, हमारी सरकार को आए, सबने देखा है कि हम चुनाव की वजह से कार्य लेट होते जा रहे हैं। इसीलिए विष्णुदेव साय जी की सरकार ने विकास की गति को आगे करने के लिए, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव, सभी चुनाव को एक साथ निपटा कर विकास की गति को तेज करने के लिए ही ये चुनाव एक साथ कराए हैं। क्योंकि हमारे मोदी जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी की सरकार हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी सवालों से दिनेश जी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अनिल जी आपसे भी एक सवाल पूछ ही लेता हूं, क्योंकि ये सवाल सदन के अंदर ही बोला गया था। कोविड को लेकर कहा गया कि कोविड के कार्यकाल में जो है मकान नहीं बन पाए थे, इसलिए ये आंकड़ा बहुत कम था। हालांकि उसमें बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन ये तर्क भी दिया गया था डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा सदन के अंदर ही कि दूसरे राज्यों ने तो मकान बनाए थे, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बन पाए? अभिषेक जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया इस बात को कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, इसीलिए हमको मुख्यमंत्री आवास योजना लानी पड़ी। दूसरी बात देखिए, वो तो सर आप बाद में लाए, मैं तो इससे पहले की सवाल पूछा जाता है तो आप भाषण देते हैं, मुद्दे पर जवाब देते नहीं और उसके बाद दूसरे को भी नहीं बोलने देते। एक मिनट, लोकप्रिय चैनल पर जब विद्वान दर्शक देख रहे हो तो आपकी असलियत तो देख रहे हैं कि आपसे राम पूछा जाता है तो आप रहीम के बारे में बताते हैं। अनिल जी, वो जो सीएम आवास योजना थी वो बहुत बाद में आई थी, ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, जब कोविड आया था उस टाइम की बात हो रही है। तब तो आवास आप बना रहे थे ना शुरुआत में, उसके बाद आपने बीच में से कम हो गए आंकड़े। मैं आपको उसी बात का जवाब पहले भी दिया कि हमारे आवास बने थे, जानबूझकर भ्रामक आंकड़े दिए जा रहे हैं, और उसी का परिणाम था कि 21-22 में हमको अवार्ड भी मिला और 6 लाख नए आवास भी स्वीकृत हुए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता इस चैनल पे कह रहे हैं भाजपा आवास बनाएगी। कम से कम सरकार जोड़ दीजिए
भाजपा तो 5 स्टार होटल की तरह अपने कार्यालय बनाती है और चंदा वसूली करती है। और अभिषेक चलिए, बहुत सिंह जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं के शर्मा जी का जवाब चाहूंगा। के शर्मा जी, क्या कहेंगे, कोविड का जो कारण दिया जा रहा है कांग्रेस का, वो तार्किक है? 2022 तक आवास नहीं बनेगा तो प्रधानमंत्री पद के छोड़ शर्मा जी, दूंगा। प्लीज, हर व्यक्ति प्लीज। को आवास मिलेगा और नहीं निश्चित मिल रूप से पाएगा। अभिषेक जी, के शर्मा जी, आप बोलिए। झूठों की सरकार कोविड है। के समय बात ये थी कि राज्य सरकार के पास पैसे को लेकर बात आई थी, जो अभी अनिल जी कह रहे हैं कि बैंक से ऋण लेने की बात चली, जो कि शायद उस समय हो नहीं पाया था, जिसके चलते इसी से नाराजगी के चलते इस्तीफा वाली बात आई थी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की पंचायत विभाग से। दूसरी चीज ये बात आई कि वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार कर रहे थे, ध्यान जाऊंगा, 52,000 करोड़ का जो कर्जा है उतना ही केंद्र सरकार से लेना है। केंद्र से पैसा मिल नहीं रहा था, राज्य को ऋण लेने के लिए कहा जा रहा था, तो राज्य सरकार बार बार कह रही थी कि जो राशि हमको केंद्र से लेना है उसी में आप समाहित कीजिए और राज्यांश का हिस्सा आप स्वयं वहन करते हुए हमको दीजिए। इस प्रकार से बातें थी, लेकिन ये वापस चले गया था, जिसके चलते हुए छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण की प्रगति धीमी हुई और उसी का लाभ लेते हुए भाजपा सरकार जो है, भाजपा केंद्र सरकार कहें या फिर छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आता है तो पूरा भूपेश सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए ये बात आई कि हम 18 लाख आवास बनाकर देंगे और जो मुख्यमंत्री बनते ही शायद सरकार ने पहले ही कैबिनेट में इस पर हस्ताक्षर किया। ये स्वीकृति वाली बात है। 6,99,621 आवास अभी दिए गए हैं, जब तमाम प्रकार के शिवराज सिंह के साथ मुलाकात और तमाम भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार की जो लाभ की भी बात आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र कांग्रेस सरकार आवास योजना को लेकर उस ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाई चुनाव के समय में। ये 7 लाख हमने बना के दिए नहीं दिए, बात यही आ गई कि आप राज्यांश का पैसा नहीं दिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ वो मोहर तो तभी लग गई जब सीएम आवास योजना लॉन्च हुई छत्तीसगढ़ में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पीएम आवास का मुद्दा, जिस पर जबरदस्त राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी भी हो रही है, आंकड़ों को लेकर शायद लीपापोती भी हो रही है, कई सारे सवाल इन सब के बीच में खड़े हो रहे हैं। कितने प्रस्तावित थे, कितने आवंटित हुए, कितने बने, किसकी सरकार में बने, किन सालों में बने, ये सवाल इस वक्त हवा में है। फिलहाल देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।